Hello students, today in this lecture we are going to start our new chapter, that is states of matter. So this is chapter number 5 and the name of chapter is states of matter. So students, इस chapter में solid, liquid and gases, इन तीन स्टेट्स के बारे में जो है वो कंटेंट दिया हुआ है, बट CBSE हैज रिड्यूस्ड दीज टू पार्ट्स, सो वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली अबाउट गैसेस पार्ट इन दिस चैप्टर. सो लेट अस बिगिन दिस चैप्टर with the definition of matter. Now what is matter? So as you have already studied in your class 9, anything which occupies space and has mass is called matter. This is the definition of matter. Now matter can be found in the following states. How many states of matter are there? So in total, matter can be found in these 5 states. First is solid, second is liquid, third is gas, fourth is plasma, and fifth is Bose-Einstein condensate. So students, since 9th class we are studying about these 5 states of matter: solid, liquid and gases. ये तो हम अपनी सराउंडिंग के अंदर देखते ही हैं. प्लाज्मा किसको बोला जाता है? चार्ज्ड गैस is called plasma. What is charged gas? Whenever a gas is subjected to high temperature, अगर किसी गैस को हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सन का जो टेम्परेचर है उतने टेम्परेचर पर आप किसी गैस को अगर हीट करते हो तो वो गैस जो है वो मिक्सचर बन जाती है, मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस. दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा और चार्ज्ड गैस. सो ये जो स्टेट है ये हमें हाई टेम्परेचर पे देखने को मिलती है, प्लाज्मा. नेक्स्ट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. इस स्टेट में ये बोला गया था कि आप किसी सब्सटेंस को इतना ज्यादा ठंडा कर दीजिए कि उसके एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाए और एक सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव करें. सो दैट स्टेट विल बी कॉल्ड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. ये एक हाइपोथेटिकल स्टेट होती है जो अभी तक हम अटेन नहीं कर पाए हैं. सो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट इज ऑब्टेन्ड when we cool a substance to such a low temperature that the particles they condense and merge and they form a single particle, then that state will be called Bose-Einstein condensate. So now we are going to discuss about these 3 states. So ये 3 states जो हैं ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो इनको साथ साथ यहाँ पर कंपेयर भी कर लेते हैं और इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं. विच स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड सॉलिड. किस स्टेट को आप सॉलिड बोलते हैं? तो यहाँ पर डेफिनेशन आ जाती है, सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. ठीक है, पार्टिकल्स जो है वो क्लोजली पैक्ड होंगे, उनके बीच में जो है वो स्पेस ज्यादा प्रेजेंट नहीं होगा. सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट. और इस स्टेट में जो भी सब्सटेंस रहता है वो हमें सॉलिड स्टेट में मिलेगा. यहां पर क्या होता है? पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड. गैस के अंदर क्या होता है? पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट. ठीक है, तो यहां पर अगर आप डायग्राम से समझेंगे तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या आ जाता है? गैप आ जाता है. ठीक है, वो उतने ज्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते जितने सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं. और यहां पर क्या आ जाएगा? particles are
फार अपार्ट। तो यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो भी होंगे उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो काफी ज्यादा होता है। तो ये हो जाती है हमारी डेफिनेशन इन 3 स्टेट्स की। चलो और कोई डिफरेंस और कोई ऑब्जर्वेशन जो हमने पढ़ा है सॉलिड के, लिक्विड के और गैस के बीच में। तो यहाँ पर देखो पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड क्यों होते हैं? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो जिस भी सब्सटेंस से हमारा सॉलिड बना हुआ है उन पार्टिकल्स के बीच में क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है जो इन पार्टिकल्स को बाइंड करके रखे हुए हैं। तो ये सॉलिड स्टेट किस वजह से आई? ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड के अंदर क्या हो जाता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली वीकर रहता है। तो फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिखिए इसको, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, intermolecular force of attraction is comparatively low as compared to solid। और यहां पर no intermolecular force of attraction, no intermolecular force of attraction। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट। और कोई पॉइंट डिफरेंस का जो हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में पढ़ा हो जूनियर क्लासेस के अंदर? तो देखो थर्ड पॉइंट हम यहां पर लिख सकते हैं अबाउट पार्टिकल्स का मोशन। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, तो क्या ये पार्टिकल्स जो है वो मूव कर सकते हैं? तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आर टाइटली बाउंड, हेंस ओनली वाइब्रेशनल मोशन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो पार्टिकल्स जो होते हैं 3 तरह का मोशन शो करते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब होता है किसी एक डायरेक्शन में मूव करना। तो फॉर एग्जांपल ये मार्कर जो है इसको मैं इस डायरेक्शन में पुश कर रहा हूं तो ये ट्रांसलेशनल मोशन कहलाएगा। ठीक है, एक डायरेक्शन के अंदर मूव करना। रोटेशनल मोशन क्या होता है? रोटेशनल मोशन होता है रोल करते हुए मूव करना। ठीक है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इसी तरीके से मूव करते रहते हैं रोटेशन के थ्रू भी, रोटेट भी करते रहते हैं और आगे की तरफ बढ़ते भी रहते हैं, जैसे टायर चलता है। तो इसको बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन भी और रोटेशनल मोशन भी। तीसरा मोशन आता है वाइब्रेशनल मोशन। ये पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पे, ये इसकी पोजीशन है, इससे इधर मूव करेगा, हल्का सा इधर मूव करेगा, स्प्रिंग की तरह। दिस इज कॉल्ड वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, तो सॉलिड के अंदर क्या होता है? सॉलिड के अंदर सिर्फ ये वाला मोशन होता है, ये दोनों मोशंस नहीं होते। पार्टिकल्स ना तो किसी डायरेक्शन में मूव कर सकते, ना रोटेट कर सकते। इस वजह से सॉलिड जो होता है उसकी एक फिक्स्ड शेप, साइज और वॉल्यूम रहती है। ठीक है, तो पार्टिकल मोशन इसमें सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन है। ध्यान रखना बच्चों, सॉलिड के अंदर ओनली वाइब्रेशनल मोशन इज प्रेजेंट। लेकिन लिक्विड में क्या हो जाएगा? अब देखो लिक्विड अगर किसी उसको आप किसी सरफेस पे डाल दो, फॉर एग्जांपल टेबल पे जो है वो पानी डाल दिया या फर्श पे पानी डाल दिया, तो पानी जो है वो फ्लो करता है किसी डायरेक्शन में। ठीक है, जिस भी तरफ लेवल होगा तुम्हारा टेबल का या फर्श का, उस तरफ जो है वो पानी फ्लो करना शुरू कर देगा। फ्लो करना मूव कर दिया, इसका मतलब वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। डायरेक्शन में मूव कर रहा है मतलब ट्रांसलेशनल मोशन है। जब ये पार्टिकल्स मूव करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर रोल करते हुए मूव करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रोल करते हुए जाएंगे, मतलब रोटेशनल मोशन भी है। और वाइब्रेशनल तो सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है। वाइब्रेशनल इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑल द मॉलिक्यूल्स। नोट कर लेना इस पॉइंट को, चाहे कोई भी स्टेट ऑफ मैटर हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वाइब्रेशन जो है वो हमेशा रहेगा मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो लिक्विड के अंदर तीनों टाइप का मोशन है, ट्रांसलेशन भी, रोटेशन भी और वाइब्रेशन भी। ऐसे ही गैस होती है। गैस जो है, मैंने मंदिर के अंदर अगरबत्ती जलाई और थोड़ी देर बाद में कमरे तक उसकी स्मेल आ गई, तो कमरा और मंदिर जो है वो किसी डायरेक्शन में होंगे, इसका मतलब गैस ने किसी डायरेक्शन में मूव किया, तो मतलब ट्रांसलेशनल मोशन था। गैस जब मूव करते हैं, पार्टिकल्स रोल करते हुए मूव करते हैं, तो मतलब रोटेशनल मोशन भी होता है।
और पार्टिकल्स के बीच में वाइब्रेशनल मोशन जो है वो तो हमेशा ही रहता है, मैंने बता दिया, चाहे कोई भी स्टेट हो। तो वाइब्रेशन भी है, रोटेशन भी है, ट्रांसलेशन भी है। तो देखो यहाँ पर लिक्विड और गैस ऐसी स्टेट होती है जिसमें तीनों तरह का मोशन प्रेजेंट होता है, लेकिन सॉलिड के अंदर सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन प्रेजेंट होता है। तो इसी वजह से सॉलिड्स जो है उनकी पोजीशन फिक्स रहती है, उनकी शेप फिक्स रहती है, साइज फिक्स रहती है, वॉल्यूम फिक्स रहती है। लेकिन लिक्विड और गैसेस के केस में ऐसा नहीं होता। तो ध्यान रखना बच्चों ये पॉइंट, दे हैव वाइब्रेशनल मोशन। यहां पर क्या आएगा, पार्टिकल्स हैव ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन प्लस वाइब्रेशनल मोशन, तीनों तरह का मोशन प्रेजेंट होगा लिक्विड के अंदर। ऐसे ही गैस के अंदर पार्टिकल्स हैव ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन प्लस वाइब्रेशनल मोशन। अब क्योंकि यहां पर सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन है, इस वजह से पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, इस वजह से इसकी दे हैव फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम। यहां पर पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, उनकी कोई फिक्स्ड शेप और साइज नहीं रहती, लेकिन क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनको कितना भी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करने नहीं देता, ठीक है। तो तीनों तरह का मोशन था इसके अंदर, पार्टिकल मूव कर सकता था, लेकिन यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है जो इन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखता है, इनके बीच में डिस्टेंस को बढ़ने नहीं देता। इस वजह से इनकी वॉल्यूम जो है वो फिक्स हो जाती है। तो ध्यान रखना, लिक्विड जो है उनकी वॉल्यूम फिक्स किस वजह से है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़े से डिस्टेंस पे रहते हैं और इन पार्टिकल्स के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है जो इनको ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं जाने देता, ज्यादा दूरी पर नहीं जाने देता। इस वजह से यहां पर क्या रहता है, दे हैव नो फिक्स्ड shape and size but have fixed volume। तो वॉल्यूम फिक्स इसी वजह से है, पार्टिकल्स जो हैं वो ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं जा सकते। लेकिन गैस के केस में क्या होता है, गैस के केस में तो पार्टिकल्स जो है वो बहुत दूर दूर हैं, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन है ही नहीं। इंटरेक्शन नहीं है तो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल तीनों तरह के मोशन की वजह से पार्टिकल जो है वो काफी डिस्टेंस पे जा सकता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम। तो तीनों में से कोई भी चीज जो है वो फिक्स नहीं रहती, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन है ही नहीं। तो ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो सॉलिड जो है ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, तो इनको पहले तो हमें मेल्ट करना पड़ेगा और उसके बाद में इनको बॉईल करना पड़ेगा अगर हमें इनकी फिजिकल स्टेट चेंज करनी है तो इस वजह से दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दोनों ही टेम्परेचर इनके हाई रहते हैं, अबव रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज अबव रूम टेम्परेचर। लिक्विड को देखो, लिक्विड के केस में क्या हो जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट तो रूम टेम्परेचर से ऊपर होता है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से नीचे होता है। दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट बट देयर मेल्टिंग पॉइंट इज बिलो रूम टेम्परेचर। तो ध्यान रखना बच्चों इस चीज का, जो चीज ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब वो ऑलरेडी मेल्ट हो चुकी है। तो ऐसे सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से नीचे रहता है, और बॉईल करने का मतलब होता है लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में पहुंचाना। तो ये चीज अभी गैसियस स्टेट में नहीं गई है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, हाई रहेगा। एग्जाम्पल इज वाटर। चलो गैस के केस में क्या होगा, गैस जो है वो ऑलरेडी लास्ट स्टेट में जा चुकी है, ठीक है, तो मेल्ट भी हो चुकी है और बॉयल भी हो चुकी है रूम टेम्परेचर से पहले ही। तो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड
their melting point and boiling point are below room temperature। तो ध्यान रखना इस चीज का, गैस जो होती है वो ऑलरेडी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अटेन कर चुकी होती है रूम टेम्परेचर पे। चलिए, तो ये तो डिफरेंस हो गया बिटवीन द स्टेट्स ऑफ मैटर। अब अगर हमें इन स्टेट्स को इंटर कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, देखो, कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है किसी चीज को, तो क्या करना पड़ेगा, आपको उसको हीट करना पड़ेगा, और हीट करते टाइम कितना टेम्परेचर आपको जो है वो इसको सप्लाई करना पड़ेगा, जितना इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है कम से कम इतना टेम्परेचर तो आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा अगर आप किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है उतना हमें हीट करना पड़ता है किसी सॉलिड को, तब जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और लिक्विड से अगर किसी को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसको बॉइलिंग पॉइंट तक कम से कम गर्म करना होगा, तब ये जाके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये क्या है, दीज आर द टेम्परेचर। तो मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या आ जाती है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू लिक्विड। वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस। हम इस चीज को जो है वो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, तो इसकी दो डेफिनेशन हम दे सकते हैं, टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू लिक्विड। इसकी एक और डेफिनेशन आ जाती है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो स्टार्ट चेंजिंग इनटू वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड जो है वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो ये डेफिनेशन जो है इसके अकॉर्डिंग, जब तुम्हारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और जब लिक्विड जो है वो सॉलिड के अंदर भी कन्वर्ट हो रहा होगा, उस टाइम पर जो टेम्परेचर होगा दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब एक जनरल क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं, अच्छा ये बताओ, किसी भी सब्सटेंस का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या वो डिफरेंट होते हैं या सेम होते हैं? असाइनमेंट है आपका ये, आपको जो है वो इस क्वेश्चन को सर्च करना है और नेक्स्ट जो भी आपका असाइनमेंट आपको मिलेगा उसमें आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन है, इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस डिफरेंट? चलिए अब चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है, the temperature at which liquid starts changing into gas, या फिर the temperature at which liquid is in equilibrium with gas. Equilibrium विद गैस। तो ये डेफिनेशन हो जाती है बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया, वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा और साथ साथ गैस जो है वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रही होगी। तो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो बच्चों, जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट में है या फिर वो लिक्विड स्टेट में है, तो उस टाइम पर जो है वो स्टेट चेंज क्यों होती है? तो इस स्टेट के पीछे कारण क्या है? कोई भी चीज अगर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है? कोई चीज अगर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है तो उसके पीछे क्या कारण है? तो उसके पीछे दो फैक्टर्स कारण होते हैं, ठीक है? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेट ऑफ अ substance.
दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोई भी सब्सटेंस किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा इसके लिए। सबसे पहला फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और दूसरा फैक्टर है थर्मल एनर्जी। ये दो फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं कोई भी सब्सटेंस किस स्टेट में मिलेगा। ठीक है, यहां पर लिख लीजिए दीज टू फैक्टर्स कंट्रोल द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। कैसे कंट्रोल करते हैं? तो देखो इसमें अगर किसी सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है, तो उसके पार्टिकल्स जो है वो क्या रहेंगे, क्लोजली पैक्ड रहेंगे, टाइटली बाउंड रहेंगे, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था तो ये पार्टिकल्स को दूर नहीं जाने देता। और ये अगर ज्यादा रहेगा और थर्मल एनर्जी अगर कम हो, थर्मल एनर्जी का मतलब क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर पार्टिकल्स के अंदर मूव करने की टेंडेंसी, काइनेटिक एनर्जी कह सकते हो इसको। तो ये पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है एक गिवन टेम्परेचर पे। तो हमारे पास दो अपोजिंग फोर्सेस हो गए, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया जो पार्टिकल्स को पास लेके आ रहा है, दूसरी काइनेटिक एनर्जी हो गई जो पार्टिकल्स की मूवमेंट को बढ़ा रही है। जितना ज्यादा मूवमेंट करेगा उतना ही भाई दूर रहेंगे पार्टिकल्स, क्योंकि मूव करने के लिए जगह चाहिए, मूव करने के लिए जगह चाहिए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो हमारा सब्सटेंस सॉलिड से चला जाएगा लिक्विड स्टेट में। तो थर्मल एनर्जी अगर किसी सब्सटेंस की कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है, तो वो सब्सटेंस आपको जो है वो किस स्टेट में देखने को मिलता है, वो आपको देखने को मिलता है सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी इस तरीके से स्टेट डिसाइड करते हैं किसी भी सब्सटेंस की अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है और थर्मल एनर्जी उसकी कम है तो वो सब्सटेंस हमें सॉलिड स्टेट में मिलता है। दूसरी तरफ अगर किसी सब्सटेंस में ऐसी कंडीशन है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है सॉलिड से और थर्मल एनर्जी जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, ठीक है, सॉलिड से, तो ऐसा सब्सटेंस जो है वो हमें किस स्टेट में देखने को मिलेगा, लिक्विड स्टेट में देखने को मिलेगा। और लास्ट में आ जाता है गैसियस स्टेट में, जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो है ही नहीं मॉलिक्यूल्स के बीच में, या फिर कह सकते हो लीस्ट, ठीक है, और थर्मल एनर्जी जो है ये बहुत ज्यादा हो जाए तो वो सब्सटेंस हमें गैसियस स्टेट में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये दो फैक्टर्स जो है वो किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को डिटरमाइन करते हैं। अब हम इनको डिटेल्स में पढ़ते हैं, दोनों फैक्टर्स जो है इनको हम पढ़ते हैं डिटेल में। चलिए हम शुरुआत करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इंटरमॉलिक्यूलर लिखना बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर डेफिनेशन जो है वो इसी वर्ड से आ जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो डेफिनेशन लिख देते हैं, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट molecules or atoms of a substance is called intermolecular force of attraction. It is of following types. सबसे पहला वैन डर वाल फोर्सेस, दूसरा आयन डाइपोल इंटरैक्शन,
तीसरा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और चौथा आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैन डर वाल फोर्सेस जो होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, एंड थर्ड इज लंडन फोर्सेस। तो यहां पर बच्चों हम मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो आपके इतने टाइप के फोर्सेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की कैटेगरी में डालते हैं। सबसे पहला वैन डर वाल फोर्स आता है, फिर आयन डाइपोल इंटरेक्शन आता है, फिर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, एंड लास्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम शुरुआत करते हैं वैन डर वाल फोर्सेस से। तो देखो वैन डर वाल फोर्सेस में पहली कैटेगरी क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। हम एग्जांपल लेते हैं HCl का। HCl का जो मॉलिक्यूल होता है ये पोलर मॉलिक्यूल होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्लोरीन क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से यहां पर क्या आ जाएगी, पोलैरिटी। तो ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया, पोलर मॉलिक्यूल। और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट। इसका डाइपोल मूवमेंट कैसे दिखाएंगे, ऐसे। तो HCl के मॉलिक्यूल की बगल में अगर कोई दूसरा HCl का मॉलिक्यूल आ जाए तो वो कैसे रखा होगा, वो इस तरीके से रखा जाएगा, इसका नेगेटिव एंड जो है वो इसके पॉजिटिव एंड की तरफ, और इनके बीच में क्या रहेगा, इनके बीच में रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो आपकी केमिस्ट्री लैब के अंदर जो HCl की बोतल रखी हुई है, उस HCl की बोतल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और इस इंटरेक्शन की वजह से वो केमिकल किस स्टेट में पाया जाता है, इट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। सो दिस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिक्विड स्टेट ऑफ HCl। ओके स्टूडेंट्स, सो HCl के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। ध्यान रखना डाइपोल वर्ड जो है वो इस पोलर मॉलिक्यूल की वजह से आया, दो पोल जनरेट हो रहे हैं एक मॉलिक्यूल में, तो इस दो पोल जनरेट हो रहे हैं, इस वजह से इसको बोलेंगे डाइपोल। दूसरा जो बगल वाला मॉलिक्यूल है इसको भी क्या बोलेंगे, डाइपोल। तो एक डाइपोल दूसरे डाइपोल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इस वजह से इसको नाम दिया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो इसमें आप एक सिंगल स्टेटमेंट लिख लो यहां पर, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज फाउंड इन दिस interaction is found between polar molecules। ठीक है, polar molecules present adjacent to each other। पोलर मॉलिक्यूल्स में ये इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और इस इंटरेक्शन के बाद में एक और स्पेशल चीज है, ये जब पार्टिकल्स इंटरेक्ट करते हैं तो इनकी जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/r³ के। यहां पर r क्या है, r इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है इन पार्टिकल्स के बीच का। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड r। तो इंटरेक्शन एनर्जी जो है इन दोनों पार्टिकल्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/r³ के। जैसे जैसे r बढ़ेगा मतलब मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे, इंटरेक्शन एनर्जी कम हो जाएगी, और इंटरेक्शन एनर्जी कम हो जाएगी तो पार्टिकल्स जो हैं वो गैसियस स्टेट की तरफ जाने लगेंगे। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते हो इंटरेक्शन कम हो जाता है, इंटरेक्शन कम हो जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो तुम्हारा मॉलिक्यूल जो है वो गैसियस स्टेट की तरफ जो है वो जाने लग जाएगा, और ये केमिकल फिर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा जब ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है इससे एक बार क्वेश्चन पूछा गया IIT मेंस के पेपर के अंदर कि इन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन द इंटरेक्शन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चार ऑप्शंस दे रखे थे,
1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर क्यूब, 1 अपॉन आर की पावर 6. करेक्ट आंसर विल बी 1 अपॉन आर क्यूब. So please make a note of this point कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में इंटरेक्शन एनर्जी, पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन एनर्जी जो है वो 1 अपॉन आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है. जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी ही कम एनर्जी, और जितनी कम एनर्जी उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा उतना ही सब्सटेंस हमारा गैसियस स्टेट की तरफ जाएगा. तो ये हो जाता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो हमें देखने को मिलता है पोलर मॉलिक्यूल्स में. नेक्स्ट आ जाता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. इसका एग्जांपल हम लेते हैं ये वाला. HCl का मॉलिक्यूल है. हमने अभी पढ़ा था कि भाई ये मॉलिक्यूल कैसा होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है. इसके अंदर एक डाइपोल होता है. इसकी बगल में एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ गया. तो दोनों सेम एटम है. सेम एटम है तो कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, और ये मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, नॉन पोलर. लेकिन इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर यहां पर आने के बाद ये जो डेल्टा नेगेटिव एंड है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है. तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उसको क्या करेगा, ये डेल्टा नेगेटिव एंड रिपेल करेगा. और रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो जाते हैं, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ना ऐसा हो जाता है. इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पीछे की तरफ भागने लगते हैं जब HCl जो है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बगल में आता है तब. तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर तुमने क्या करवा दिया, पोलैरिटी इंड्यूस करवा दी. जब इलेक्ट्रॉन्स पीछे की तरफ भाग जाएंगे इससे रिपेल होके, तो आगे की तरफ क्या आ जाएगा, इस वाले एटम का न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स. तो मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो आगे की तरफ एक्सपोज हो गया, नेगेटिव चार्ज पीछे की तरफ भाग गया. तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर क्या हो गया, एक डाइपोल इंड्यूस हो गया. डाइपोल इंड्यूस हो गया, इसका मतलब एक डाइपोल ने एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल इंड्यूस कर दिया. सो दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन. तो ये हो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. अब हम लिखते हैं दिस इंटरेक्शन इज फाउंड व्हेन a polar molecule comes adjacent to a non-polar molecule and induces polarity in it. तो इंड्यूस हो जाती है पोलैरिटी उसके अंदर इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से. तो ये हो गया हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन. इसका एग्जांपल यही लिख सकते हैं आप, HCl मॉलिक्यूल. HCl इंड्यूसेस डाइपोल इन H2 गैस एंड डिसॉल्व्स इट. तो HCl के अंदर जो है वो हाइड्रोजन गैस डिसॉल्व हो जाती है इस इंटरेक्शन की वजह से, जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहलाता है. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट इंटरेक्शन पे. दिस इज कॉल्ड लंडन फोर्सेस. लंडन फोर्सेस क्या होते हैं, लंडन फोर्सेस हमेशा आपको ऐसी चीजों में देखने को मिलेगा जिनके अंदर कोई पोलैरिटी नाम की चीज ही नहीं होती. मतलब या तो वो किसी एक सिंगल एटम से बने होंगे या फिर किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बने होंगे. सो इट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is found between atoms or non-polar molecules. तो कैसे होता है ये इंटरेक्शन, देखो समझो इस चीज को. हमारे पास सपोज ये किसी नोबल गैस का एटम है, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल नियॉन का एटम है. अब नियॉन का दूसरा एटम भी है इसके एडजेसेंट पोजीशन पे. तो हमने एक गैस जो है नियॉन गैस को किसी सिलेंडर में फिल कर रखा है. अब क्या होता है, किसी भी वजह से, किसी भी कारण से ये जो एटम है इसका इलेक्ट्रॉन एक सेकंड से भी कम टाइम के लिए, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए क्या हो जाता है,
अपने रास्ते से भटक जाता है, ठीक है। दिस फोर्स इट अकर्स ड्यू टू डिस्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी भी वजह से, चाहे इसकी बगल में तुम मैग्नेट लेके आए हो, चाहे इसकी बगल में तुम कोई, इसकी बगल से कोई पोलर मॉलिक्यूल निकल जाए, तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाता है, और उस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के डिस्टॉर्शन की वजह से इस एटम के अंदर एक पोलैरिटी जनरेट हो जाती है फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये जो वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है, इसके अंदर जब इसमें पोलैरिटी इंड्यूस होगी तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अपने बगल वाले मॉलिक्यूल के अंदर भी पोलैरिटी इंड्यूस कर देगा उतने ही टाइम के लिए। तो धीरे धीरे ये जो डिस्टॉर्शन है जो इस एटम से शुरू हुआ था वो पूरे के पूरे नेबरिंग एनवायरनमेंट में फैल जाएगा, ठीक है। तो इसकी बगल में जितने भी एटम्स होंगे ना, वो एक दूसरे के अंदर ये इफेक्ट ट्रांसफर कर देंगे। जब एक एटम में ये इफेक्ट देखने को मिला तो एक एटम का डिस्टॉर्शन पूरे के पूरे जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं जो इसकी सराउंडिंग में है उनको क्या कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है। सो यहां पर हम लिखते हैं फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम द इलेक्ट्रॉन क्लाउड of the atom or molecule is distorted and generate polarity. This polarity is transferred to surrounding atoms leading to a force of attraction. This polarity is transferred to surrounding atoms leading to attraction. तो these are called London forces, ठीक है। इस फोर्स को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम जो था वो था फ्रिट्ज लंडन। discovered these forces। तो जब भी आप किसी गैस को लिक्विफाई करते हो, हम किसी गैस को फिल करते हैं किसी सिलेंडर में, उसको दबाना शुरू करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स पास आते हैं, और पास आने के बाद उनके अंदर ये फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर देयर कंडेंसेशन। तो गैसेस लिक्विफाई क्यों होती हैं? ड्यू टू लंडन फोर्सेस विच makes their atoms or molecules which are otherwise non-polar into a force of attraction। तो ध्यान रखना बच्चों, लंडन फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, और ये फोर्स अगर हम स्टडी करते हैं तो ये बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन के लिए जनरेट होते हैं किसी एक एटम में डिस्टॉर्शन की वजह से। सो दीज आर कॉल्ड वैन डर वाल फोर्सेस। वैन डर वाल फोर्सेस कभी भी आपको सॉलिड स्टेट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। वैन डर वाल फोर्स जब भी हमें देखने को मिलता है या तो ये लिक्विड्स में पाया जाता है या फिर ये गैसेस के अंदर पाया जाता है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। दिस इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंटरैक्शन। आयन डाइपोल इंटरैक्शन। तो देखो ये फोर्स हमें कहां देखने को मिलता है, हमने नमक डिसॉल्व कर दिया पानी में, तो यहां देखने को मिलेगा आयन डाइपोल इंटरैक्शन। कैसे होता है? नमक पानी में डिसॉल्व करते हैं तो टूट जाता है, और इसको हम कैसे लिखते हैं? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो अब ये देखो, ये Na पॉजिटिव एक्वस जो लिखा है इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि इस Na पॉजिटिव के चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड हैं इस तरीके से। वाटर क्या होता है? एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, क्योंकि इसके अंदर परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है। तो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है और Na पॉजिटिव एक आयन है। तो एक आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब एक आयन और डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसको बोला जाएगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब देखो नमक जो था वो सॉलिड स्टेट में था, लेकिन सॉल्यूशन में जाने के बाद किस स्टेट में चला जाता है? ये लिक्विड स्टेट में चला जाता है, हमें दिखाई नहीं देते इसके पार्टिकल्स। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन बनती है जब हम नमक को पानी में डिसॉल्व करते हैं, तब पार्टिकल्स जो है वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ये इंटरेक्शन
आयन डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फिजिकल स्टेट ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो यहां पर हम लिख सकते हैं व्हेन एन आयन इज प्रेजेंट in the vicinity of a polar molecule, then this force of attraction is observed। ठीक है, एग्जाम्पल Na positive ion interacts with water and undergo, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रेशन। जब पानी के मॉलिक्यूल्स किसी आयन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, अभी जो डायग्राम बनाया था इस तरीके से, तो इसको क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हाइड्रेशन बोलेंगे। और ये जो शेप बन गई, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन स्फीयर, इसको बोलेंगे हाइड्रेशन स्फीयर। दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन स्फीयर। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट आ जाता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। देखो बच्चों, when an ion comes in vicinity of a non-polar molecule, for example Na पॉजिटिव जो है वो आयोडीन के मॉलिक्यूल के बगल में आ गया, ठीक है, या फिर नाइट्रेट आयन NO3 माइनस जो है वो आयोडीन के बगल में आ गया। तो ये कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर, इसमें कोई पोलैरिटी नाम की चीज नहीं है। लेकिन ये क्या है, आयन। इस पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे पीछे की तरफ, पीछे की तरफ भागेंगे तो इस मॉलिक्यूल में आगे की तरफ न्यूक्लियस, पीछे की तरफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या कर दी, पोलैरिटी इंड्यूस कर दी, इसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस कर दी। तो इस इंटरेक्शन को जो है वो क्या बोला जाएगा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये डाइपोल इंड्यूस किया गया है, मॉलिक्यूल में नहीं था। तो व्हेन एन आयन कम्स इन विसिनिटी ऑफ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, देन इट इंड्यूसेस a polarity in it, and this interaction is called ion dipole interaction. Example is when nitrate ion, it comes in vicinity of iodine, then interaction between them is called ion induced dipole interaction. हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब भी हाइड्रोजन का एटम किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ होगा कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, तो उस टाइम पर उसका इंटरेक्शन जो है वो बगल वाले मॉलिक्यूल्स के साथ स्टार्ट हो जाता है, और इस इंटरेक्शन को हम नाम क्या देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो डेफिनेशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, मैं आपको जस्ट एक बार डायग्राम बना के रिवाइज करवा देता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ, या फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, या फिर हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड होगा तब, ठीक है। तो ये अपने बगल वाले मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, एक इंटरेक्शन कर लेता है, और ये इंटरेक्शन कैसा होता है, ये काफी स्ट्रांग होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से भी स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। तो ये इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या कर देते हैं, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इंड्यूस कर देते हैं। ज्यादा इंड्यूस करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड जो है वो कंपैरेटिवली क्या रहेगा, इन सभी टाइप से स्ट्रांग रहेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, लंडन फोर्सेस, आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था इस वजह से। अब देखो बच्चों, एक पॉइंट जो है वो रह गया था, इसको आप नोट कर लेना। लंडन फोर्सेस के अंदर, लंडन फोर्सेस जो होते हैं इनमें जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶। तो कहने का मतलब क्या है इसका, अगर आपके पास दो एटम्स हैं
इनके बीच में सपोज r डिस्टेंस है, आप इस डिस्टेंस को बढ़ाकर अगर 2r कर देते हो, दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो कितनी कम हो जाएगी, इंटरेक्शन एनर्जी कम हो जाएगी 2 की पावर 6, मतलब 64 टाइम्स। तो 64 टाइम्स इंटरेक्शन एनर्जी डिक्रीजेस व्हेन R is doubled। तो ये फैक्टर जो है, अब इसको हम यूज कर सकते हैं कि अगर कहीं पर लंडन फोर्सेस है और हमने पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था वो 64 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इन फोर्सेस की वजह से हमें लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट देखने को मिलती है। सॉलिड स्टेट में क्या होता है बच्चों, तो देखो यहाँ पर सॉलिड स्टेट जो हमें दिखती है सब्सटेंसेस की, इसमें मोस्टली जो है वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, और आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके अंदर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो यहाँ पर ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं, इनके बीच में काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो अभी जो हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिस्कस किए हैं, इनमें से कोई भी फोर्स सॉलिड में एग्जिस्ट नहीं करता, सॉलिड के अंदर ये फोर्स एग्जिस्ट करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं होता बल्कि ये आयंस के बीच में होता है। इस वजह से ये फोर्स जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस काम करते हैं उसके बारे में अभी हमने स्टडी किया अपने इस टॉपिक के अंदर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। रेस्ट ऑफ द लेक्चर वी विल कंटिन्यू in next lecture.